दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की चर्चा श्रीमान राहुल गांधी द्वारा दिए गए 2-3 दिन पहले दिए गए एक अत्यंत खतरनाक बयान से करेंगे। अपने कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करते हुए श्रीमान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं तथा पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि लुक, नाउ वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अ वॉर अगेंस्ट बीजेपी एंड आरएसएस ओनली, रादर अगेंस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट। कुछ ऐसा ही था, वर्ड इधर से उधर हो सकते हैं। सुनने के साथ ही लगता है दोस्तों कि या तो इन्हें इंडियन स्टेट का माने नहीं समझ में आया, या इनसे बोलने में कुछ गलती हो गई, या बहुत संभव ये भी है कि जानबूझकर पूरे होशो हवास में इन्होंने किसी खास उद्देश्य से ये बात कही होगी। आगे बढ़ने के पहले इतना ज़रूर कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि इंडियन स्टेट का मतलब होता है कि एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी एंड एवरी सिस्टम ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, द होल ऑफ आर्मी, ये सब जो हैं बने हुए हैं इंडियन स्टेट के लिए, इंडियन स्टेट को चलाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए। और इसके विरुद्ध यदि राहुल गांधी जंग का ऐलान कर रहे हैं तो यह तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देशद्रोह का मामला बनता है। किंतु आइए उनके इस कथन की वास्तविकता को कुछ घटनाक्रम हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तथा इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कि नेहरू गांधी राजवंश के चश्मो चिराग यानी मौजूदा वारिस होने के नाते श्रीमान राहुल गांधी इस देश के हितों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित हैं तथा एक राष्ट्रवादी राजनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। किंतु दोस्तों, कुछ और बातें हैं, कुछ कथन हैं, कुछ कृत्य हैं, कुछ वाक्य हैं। पहला कि वर्ष 2005 में वेरी सीक्रेटली, छिपते छिपाते राहुल गांधी अफ़गानिस्तान में काबुल स्थित बाबर के मकबरे पर जाते हैं, वहाँ फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रार्थना, प्रेयर, दुआ जो भी है करते हैं और फिर वापस चले आते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों यहाँ कि बाबर से राहुल जी का रिश्ता क्या है। दूसरी बात, यूपीए के शासनकाल में वर्ष 2008 में एक फ़ोटो बहुत वायरल होता है जिसमें राहुल गांधी किसी पेपर पर सिग्नेचर कर रहे हैं और उनके काउंटर पार्ट में चाइना के कोई ऑफिसर जो है वो भी सिग्नेचर कर रहे हैं तथा विटनेस में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री शी जिनपिंग तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं। बताइए, ये गया लौट कर भारत में कि एक MOU साइन किया गया है चाइना के साथ। दोस्तों, शत्रु राष्ट्र के साथ कोई भी MOU साइन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था, जहां से यह जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता, किंतु ऐसा नहीं किया गया। तीसरी बात कहनी है दोस्तों कि श्रीमान राहुल गांधी के साथ 3 बड़ी मशहूर यात्रा जुड़ी हुई है। पहला है भारत जोड़ो यात्रा, जिसके बारे में जनता को यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारत को जोड़ना कहाँ था।
और किस तरफ से भारत को जोड़ा गया। दूसरी यात्रा थी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसने और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जनमानस को कि जोड़ो भी है, न्याय भी है, तो यात्रा भी है, तीनों का एक दूसरे से क्या संबंध। ये मैटर आज तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन तीसरी यात्रा जो है विदेश यात्रा, उसके मायने लगभग हर किसी को स्पष्ट है। विदेश जाकर श्रीमान राहुल गांधी कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र के नष्ट होने की शिकायत करते हैं तथा संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी संस्था होने का आरोप भी लगाते हैं। जिन लोगों से दोस्तों राहुल गांधी मिलते हैं, वे लोग देश के लिए अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के लिए खालिस्तानी नेता, आईएसआई के ऑफिशियल्स, जिहादी ताकतें तथा वाइट हाउस के एक रेजीम चेंजिंग एक्सपर्ट से इनकी मुलाकात होती है, इनका कार्यक्रम होता है, और फिर जब जाते हैं विदेश तो जाते हैं, फिर जब आते हैं तब आते हैं। बीच का सारा कुछ ब्लैंक, कुछ भी किसी को पता नहीं होता। ऐसे में इस बात का शंका होना बहुत स्वाभाविक है कि कहीं वो देश विरोधी ताकतों के साथ तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, बाद में यह भी देखने पर लगता है कि राहुल गांधी जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को या संसदीय लोकतंत्र को गुड बाय कर दिया। क्यों? जब भी कोई पार्टी हारती है तो उसके नेतागण जनता के बीच जाते हैं, अपना हार स्वीकार करते हैं, यह भी स्वीकार करते हैं कि उनमें ज़रूर ऐसी कोई गलती रह गई होगी जिससे कि जनता ने अपना फैसला इनकार किया हमारी पार्टी को। और उसके बाद लोग कार्यक्रम चलाते हैं, कैंपेन करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, बार बार संवाद करते हैं। इस तरह का काम गतिविधियां होती हैं। किंतु राहुल गांधी ने इन सब गतिविधियों में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वे विदेशी विघटनकारी तत्वों के साथ या शक्तियों के से उनका संबंध होने लगा, जैसा कि उनके कार्यक्रम बताते हैं। राहुल गांधी इसलिए कहा जा सकता है कि वो चूँकि मेन चुनाव 3 बार हारे, ऐसा लगता है कि अब वो पेशेंस खो चुके हैं और ये निश्चित मान चुके हैं कि वो मोदी को हरा नहीं सकते हैं लोकतांत्रिक विधि से। तो शायद वो किसी अन्य विकल्प की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, बाद की घटनाएं ये साबित करती हैं या बहुत गंभीर इशारा करती हैं इस तरफ कि राहुल गांधी एक तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसे रोकने का कुछ उपक्रम किया जाना चाहिए। अगला बिंदु जो बताने का है वो क्षमा कीजिएगा, जॉर्ज सोरोस, एक हंगरी मूल के अमेरिकी मल्टी बिलियनर, जिन्होंने राहुल गांधी को क्षमा कीजिएगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता पद से हटाने के लिए तथा अडानी को कमज़ोर करने के लिए $1 बिलियन की राशि अपने ओपन सोसाइटी के अकाउंट में रिजर्व कर दिया था। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस का यह खुला निमंत्रण था भारत के असंतुष्ट तत्वों को अराजकता की सीमा पार करने के लिए। अगला विषय बहुत गंभीर है दोस्तों, वो ये कि एक सांसद के रूप में जब आप राहुल गांधी को याद करेंगे तो एक सदन स्मृति में आएगा जिसमें खूब हो हल्ला, शोरगुल, चिल्लम चिल्ली, नारे लगाना,
वेल में जाकर डिस्टर्ब करना, कार्ड डिस्प्ले करना एंड वॉकआउट कर जाना, यानी कुल मिलाकर के संसद को ठप। इसमें खास बात ये थी कि राहुल गांधी हर सत्र में कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आ जाते थे। पता नहीं उस मुद्दे की वो तलाश खुद करते थे, रिसर्च करते थे, या फिर कोई उन्हें ये मुद्दा थमा देता था। और वो मुद्दा अक्सर या तो सत्र शुरू होने के पहले आ जाता था पब्लिक डोमेन में, या सत्र चलने के 1-2 दिन बाद आता था। ये घटनाक्रम कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐसा क्यों है कि ये मुद्दे इसी समय प्रकट हो रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों जब एक फ्रांसीसी क्रॉनिकल मीडिया पोर्टल ने 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तथा पूरे नेटवर्क के बारे में बातों को स्पष्ट किया। पहली बात उसमें ये थी कि OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन पोर्टल, रिसर्च पोर्टल, ये ऑर्गेनाइजेशन कहने को वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन यह अमेरिकी एजेंसियों द्वारा 50% फंड इसका आता है अमेरिकन एजेंसियों द्वारा, तथा 50% फंड आता है अमेरिका के डीप स्टेट तथा जॉर्ज सोरोस के माध्यम से। और इसके लिए जो इसके संचालन के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है वो ओपन सोसाइटी ऑफ इंडिया चलाती है, जो जॉर्ज सोरोस का NGO है। और वो NGO यानी ओपन सोसाइटी ऑफ इंडिया से राजीव गांधी फाउंडेशन में कैश फ्लो रेगुलर होता रहता है, जो बहुत स्पष्ट इंडिकेट करता है, जैसा कि भाजपा वालों का आरोप है, कि उससे जो पेमेंट, उससे इन लोगों का पोषण होता है जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बदले में OCCRP भारत के संसद के हर सत्र के पहले कोई ना कोई एक रिपोर्ट पब्लिश कर देता है। जैसे कभी सत्र आहूत होने वाला है तो पेगासस रिपोर्ट आ जाता है, कभी मणिपुर की घटना पर बृहद चर्चा आ जाती है उसमें। इसी तरह से हर ये में होता रहा। इस बीच में जो भी है वो देखा जाए तो श्रीमान राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के टूल किट की तरह भारतीय संसद में कार्य कर रहे हैं। ये भाजपा का आरोप है। दूसरा आरोप भाजपा का यह भी है कि जॉर्ज सोरोस की ओन एक ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशियन पैसिफिक, जिसमें को प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैं। और सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि उस फोरम का 2 बहुत ही ओपन एंड डिक्लेयर्ड एजेंडा है। नंबर 1, कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना तथा भारत के विकास को धीमा करना, इसके विकास की गति को कम करना। दोस्तों, भाजपा का और भी आगे से आरोप ये है कि नेहरू गांधी राजवंश का बहुत पुराना संबंध रहा है जॉर्ज सोरोस से। इसका कारण ये है कि जॉर्ज सोरोस भी हंगरी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं तथा एक महिला है मैडम फॉरी नेहरू, जो कि हंगरी मूल की अमेरिकन सिटीजन हैं, और उनकी शादी श्री BK नेहरू से हुई थी, जो जवाहरलाल नेहरू के परिवार के सदस्य थे।
और अमेरिका के राजदूत हुआ करते थे। इस नाते फौरी नेहरू राहुल गांधी की चाची लगती हैं। इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है कि जॉर्ज सोरोस तथा उनके ऑर्गेनाइजेशन तथा उसके मंसूबे तथा श्रीमान राहुल गांधी के सपने, महत्वाकांक्षाएं और उनका आपस में मिला जुला विस्फोटक प्रभाव इस देश के हितों के प्रति। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग की जानी चाहिए, जिसमें उनके जो निकटवर्ती सदस्यों की एक सेंट्रल कैबिनेट है या जो भी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं तथा NSA अजीत डोभाल साहब हैं। इन लोगों को चर्चा करनी चाहिए इसके विषय पर और इसको पहले ही रोक दिया जाना चाहिए था। कम से कम अब तो राष्ट्रहित में इसे रोक देना चाहिए। किंतु ये कहने के साथ थोड़ी सी नाउम्मीदी भी हो जाती है कुछ बातों को सोचकर, जिसमें मैं केवल एक मिसाल अभी सामने रखूँगा। वो ये है कि जानकारी मिली है कि वर्शिप एक्ट की अगेंस्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन मांगा है, गवर्नमेंट का ओपिनियन मांगा है, जो कि पिछले 3 साल से लंबित है और सरकार अपना मंतव्य दे नहीं रही है और उस पर कोई फैसला आ नहीं रहा है। यह तो दोस्तों बहुत अजीब टाइप की स्थिति हो जाती है। इसके बारे में क्या कहा जाए। हम लोग तो चूँकि भाजपा को वोट देने वाले, कंपल्सरीली वोट देने वाले नागरिक हैं। क्योंकि राष्ट्रवादी होना हमारा मौलिक प्रवृत्ति है, इसलिए काफ़ी उम्मीद से हम सरकार की ओर देखते हैं कि इससे बचाया जाए। कृपया दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया, इस धैर्य के लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, यहीं अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।